Hello guys, how are you? All hope all of you are fine. So today I am going to tell about some topic about entomology because in my previous video many of you are appreciate and in my first video. So thank you so much. So today I am going to tell about some basic systematically how to easily cover up your insecta book systematically for beginner also. So start करते हैं. So guys, I am Sanjay Samanta, 2019 ICR JRF cracker. So सबसे बड़ी बात है पहले जो अगर आप ये सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं फॉर ICR JRF, तो इसके पहले आपको अगर चूज कर रहे तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट होगा इस सब्जेक्ट में. तो लव्ड योर सब्जेक्ट देन इट विल बी वेरी इजी टू studying or very interesting in studying entomology, because entomology is very interesting if you are really loved it. When you are started your book in like insecta book, this insecta book, I think you already listened. This is the main book of beginner. So you have to study it thoroughly, line by line, each and every line from top to bottom you have to study. You are increase your revise, you also be more precise. So that's all about. Today I am going to tell about how you systematically follow or systematically studying your insecta chapter wise. Okay, so if you are started already in second year or third year, then it will enough time लाइन बाय लाइन रिवाइज देना है, उसको टॉप टू बॉटम पूरा रिवाइज करना है 5 to 6 टाइम. उसके बाद जो होगा उसके बाद आप सिस्टमेटिकली उसको स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए. आप टॉप टू बॉटम सब पता होना चाहिए. पहले जो इंसेक्टा बुक में है पूरा आपको मुंह में आना चाहिए. कोई बोलने जब बोलेगा, कोई पूछेगा तो आपको पूरा टॉप टू बॉटम आना चाहिए. तो इसलिए पहले जो बोल रहा हूँ उसके पहले आप लोगों को 8 to 10 टाइम्स आप लोगों को रिवाइज देना है, और ज़्यादा होगा, कम नहीं. ठीक है ना, मिनिमम 5 टाइम्स आपको पहले देना है. उसके बाद जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करना है. अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो बहुत आपके लिए इजी रहेगा रिवाइज देने में. पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करना है. उसके बाद जो हिस्ट्री पार्ट है ना, जो हिस्ट्री पार्ट आप लोग इंसेक्टा बुक में पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री पार्ट ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें. बस आप जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़े. और कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके सामने आप एक कॉपी रखो. वो चैप्टर वाइज आपको जो पढ़ रहे हो 4-5 बार आपको रिवाइज हो गया. उसके बाद आपको पता लग गया होगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो वो पहले एक कॉपी में लिख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो. 5 बार अगर रिवाइज हो गया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद लिख लो. उसके बाद लिखने के बाद जो आओ हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है तो इंसेक्टा बुक अगर आपको हो गया अच्छे से रिवाइज, देन यू हैव टू फॉलो ऑन इंसेक्टा ट्रीटाइज. देन देयर आल्सो वन history wise various topic are there, so you have to follow also this one. So I will show in this video. So फर्स्ट हिस्ट्री इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इतना ज़्यादा टाइम देने का भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर आप 5 to 6 टाइम पढ़ चुके हो उसके बाद आप रिवाइज कर रहे हो, तो अगर आप पूरा जो ICR एंटोमोलॉजी का जो क्वेश्चन है, तो अगर 6 साल का अगर होगा, 6-7 ईयर का और 10 ईयर का अगर आपको क्वेश्चन होगा, तो पूरा आप क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो कीजिए. उसका जो कौन सा चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आया है, कौन सा चैप्टर में कम क्वेश्चन आया है, उसका एक स्ट्रेटेजी कीजिए कि प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स इसी चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है और इसी चैप्टर से इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो उसका बेसिस में आपको स्ट्रेटेजी करना है कि इसी चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है
ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है। तो यही बात है कि कौन सा चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करना है, कौन सा चैप्टर को आप कम टाइम देना है। तो ये एक स्मार्ट वर्क का एक एग्जाम्पल। अगर कोई क्वेश्चन पैटर्न और अब जब 8 to 10 टाइम्स आपको रिवाइज हो गया तो उसके बाद आप रिलेट कर पाओगे कि आप जो क्वेश्चन जो मेकर है, जो कैसे क्वेश्चन बना रहा है, उसका कैसा टाइप है, आप खुद धीरे धीरे से आपको उसका जो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उसका जो थिंकिंग है वो आप समझ सकते हो। तो वही अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो वो समझ जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो मेकर है वो भी एक तरीके से क्वेश्चन उसको बनाता है। तो उसका अगर माइंडसेट आपको समझ जाओगे पहले से, वो आपको बहुत आपको इजी स्टडी करने के लिए, इजीली स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको बहुत मदद करेगा। तो उसके बाद है, मैंने देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, जैसे कि उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। इन सेक्टर में जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में आप कैसे पढ़ोगे उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि जैसे आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, उसके जैसे आप पढ़ते हो कि कोई भी एक पढ़ चुके हो, उसके बाद क्या करना है तो ऐसे याद करना है, रट्टा मार लेना है, ऐसा नहीं पढ़ना है। रट्टा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें क्या करना है, अगर आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ोगे तो उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में क्या है, जो इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट है ये है हेड। अगर वो ड्राइंग और जो पिक्चर आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ गया तो वहां पे 50% काम आपका खत्म हो गया। क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पे जो थ्योरी दिया हुआ है ना, ये थ्योरी ये पूरा ड्राइंग में ये पूरा थ्योरी है। क्योंकि अगर आप हमारा दिमाग कैसा होता है ह्यूमन बींग्स का, कोई भी आप बात बोलोगे तो पहले कुछ ना कुछ एक पिक्चर दिमाग में ख्याल आता है। तो उसके पहले अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका जो रिलेटेड पिक्चर है अगर आपको मिल जाए तो वो रिलेटेड पिक्चर अच्छी तरीके से समझ लेना है। वो पिक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पिक्चर का अंदर ही पूरा आंसर है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन देगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है, जो इनसाइट है एक पिक्चर के अंदर, वो अगर अच्छे से आपको समझ आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी हो गया। एंटेना के भी सेम है। एंटेना का क्या है, जो एंटेना आप देख रहे हो तो एंटेना का पिक्चर देख लो, उसका कैसा साइज दिख रहा है, जैसे कॉम हो गया, डबल कॉम हो गया। देखो उसका एक साइड में कॉम तरीके से है, दोनों साइड में ऐसा, दोनों साइड में कैसा है, उसका कॉम है डबल कॉम का। तो ऐसा ही है, कॉम लाइक यूनिपेक्टिन, बाईपेक्टिनेट। जैसे सिल्क और मौत का कैसा होता है, डबल कॉम वाला होता है। तो ये ऐसे तरीके से आपको पढ़ना है कि जो पिक्चर है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है जो पिक्चर है। तो अगर वो पिक्चर अच्छे से आपको समझ आएगा तो आप इजीली उसको याद भी कर सकते हो, कोई रट्टा भी मारना नहीं पड़ेगा। तो ये बात है। उसके बाद विंग्स जो है ना, वो आप इंसेक्ट में 3-4 बार रिवाइज कर लो। उसके बाद क्या करो, विंग्स का जो पार्ट है ना, वो आप हैंडबुक ऑफ एंटोलॉजी ट्रिवी प्रसाद का बुक फॉलो करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप इजीली कोई भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो हो गया विंग, हो गया एब्डोमेन का भी कोई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जब पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लो। उसके बाद जब फिर से रिवाइज करोगे ना, 4-5 बार 6 टाइम जब रिवाइज करोगे ना, जो पहले पढ़ चुके हो ना, 6 टाइम रिवाइज करने का टाइम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी आपको याद नहीं आ रहा है वो क्या करो, कॉपी में लिख लो, वही आपको रिवाइज करना है। और जो भी याद नहीं आ रहा है उसके बाद भी रिवाइज करने के समय याद नहीं आ रहा है, जो तुम जहाँ पे पढ़ते हो, आप लोग जहाँ पे पढ़ते हो तो उसका जो वॉल है उसमें चिपका दो, कोई भी जगह में चिपका दो जहाँ पे आप देख सकते हो। सोने के टाइम देखो, खाने के टाइम देखो, कोई भी टाइम में देखो, बस उसको देख देख के एक टाइम में आ जाएगा कि कोई याद होना ही होना है। तो ऐसा करना है। तो एब्डोमेन हो गया। फिजियोलॉजी पूरा पिक्चर बेस्ड स्टडी है, पूरा पिक्चर बेस्ड। क्योंकि अगर आपको डायग्राम आपका अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा तब आप कुछ भी लिख सकते हो, वो लॉन्ग क्वेश्चन हो और शॉर्ट क्वेश्चन हो। हाँ, तो और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और ज़्यादा उसको पढ़ना भी है, लेकिन आपका पिक्चर जब याद होगा ना तब आप वहाँ पे 60-70% आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो।
उसके बाद बहुत सारा ऐसा मतलब होगा कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको आप सेपरेट कर लो। जैसे कि हो गया कि सैप साकार में क्या कौन सा एब्सेंट रहता है, जो सैप साकिंग इंसेक्ट है उसमें पेरिटोपिक मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, तो ग्लीजर एब्सेंट रहता है। तो ये जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप 5 to 6 टाइम आपको पढ़ चुके हो कोई भी टॉपिक, उसके बाद आपको खुद को आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन डिटेक्ट करके रखो। और एक फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजिकल सिस्टम में जो एक नर्वस सिस्टम में क्या करना है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है वो जो इंसेक्टिसाइड है उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो उस वहां पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो वो नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ और जानना चाहते हो डिटेल्स में क्लियरली कैसे करना है, तो अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका नर्वस सिस्टम का और कोई फिजियोलॉजी का बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाना है तो उसमें अब लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मैं कोशिश करूंगा कि बात जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें आपको इलाबोरेट करे। तो जो भी है वहाँ पे करना है, रिवाइज करना है ऐसे ही अच्छी तरीके से। और मेटामॉर्फोसिस एक स्टोरी है। मेटामॉर्फोसिस में क्या है, मेटामॉर्फोसिस जैसे कि स्नेक का जो देखा आपने आपका घर में होगा शायद, कभी कभी देखते हो कि उसका जो मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस में पूरा वो गड़बड़ मत करना, क्योंकि मोल्टिंग क्या होता है और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस होता है कि एक डेवलपमेंटल स्टेज एक टू एडल्ट। और मोल्टिंग क्या होता है, मोल्टिंग होता है कि उसका जो ओल्ड जो क्यूटिकल है वो रिमूव हो जाता है, न्यू क्यूटिकल उसको फॉर्म होता है। जैसे कि स्नेक का देखा होगा, मोल्टिंग होता है कि उसका जो पहले वाला जो उसका आउटर सरफेस है बॉडी का वो रह जाता है। कोई भी आप रास्ता में देखोगे तो पड़ा होगा, तो वही होता है वो मोल्टिंग, ठीक है ना। ये जो छोटा छोटा जो है डिफरेंसेस मोल्डिंग मेटामॉर्फोसिस डिफरेंस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। टैक्सोनॉमी क्या है, जब टैक्सोनॉमी एंटोलॉजी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बहुत डर जाते हैं, ये यार कितना पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उतना सारा एग्जाम्पल है। मैं टैक्सोनॉमी बोल रहा हूँ कि इतना ईजी है, आप लोग मतलब उसको ऐसा मत देखो कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कैसे पढ़े, ऐसा नहीं है। देखो जब तो आप लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी पढ़ते हो, वहां पे तो आप सब पढ़ चुके हो ना। वहां पे आप लोग पूरा एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल भी है, एंटेना कौन सा एंटेना किसका है, कौन सा लेग पार्ट कौन सा इंसेक्ट का है, वहां पे तो पढ़ चुके। तो वहां पे तो आप 50% वहां पे आप पढ़ चुके हो, वही अप्लाई हो रहा है टैक्सोनॉमी में। कोई भी अगर ऑर्डर पढ़ रहे हो तो उस ऑर्डर रिलेटेड कोई कुछ भी इंसेक्ट है, जैसे कि हो गया ऑर्थोप्टेरा, ग्रेसहोपर का आपका पिक्चर आपको यहाँ पे होना चाहिए। ग्रेसहोपर अगर पिक्चर देख तो नेट में देख लो, और अभी आप खुद भी पकड़ सकते हो। तो देख के पिक्चर देख के आप रिलेट करो कि ये बुक में क्या लिखा हुआ है, और आप खुद डिटेक्ट करो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन सा लेग पार्ट कैसा टाइप हो सकता है, इसका एंटेना कैसा हो सकता है। तो आप खुद ही उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ऐसा याद करने का जरूरत नहीं है, ये कोई रटने वाला काम नहीं है। सो गाइज ऐसे ही आप लोग पढ़ो, अभी घर में रहो, घर में पढ़ो, और अच्छी तरीके से आपका ख्याल रखो। और एक बात, हाँ, जब आप इस कोरोना का जो डेज चल रहा है अभी, जो हम एक न्यूज में सुन रहा हूँ कि एक बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि हम लोग जब हाथ साफ करते हैं ना कोरोना के लिए, हम सब 20 सेकंड के लिए हम लोग बोल रहे हैं हाथ साफ करने के लिए। तो 20 सेकंड का समय जो हम लोग टैप छोड़ के उसके बाद हाथ को पानी में अच्छी तरीके से उसको साफ करते, तो अगर 20 सेकंड टैप छोड़ के साफ कर रहे हैं तो ऐसा रिसर्च में मतलब ऐसा आया है कि अगर 20 सेकंड में आप ऐसा टैप खोल के आपको पानी में हाथ उसको पानी में साफ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 लीटर पानी उसमें वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपका घर में 5 मेंबर्स है और 5 मेंबर्स 20 मिनट का ऐसा करता है तो कैसा होगा। और एक दिन में 5-6 बार तो आपको हाथ साफ करना पड़ता है। तो वो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो कोरोना क्राइसिस चल रहा है
और ज़्यादा दिन बाकी नहीं कि आपका ये ऑलरेडी इंडिया में बहुत जगह में वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये बात को अच्छी तरीके से आप समझ जाओ, क्योंकि यही हम लोग ही कर सकते हैं ना, और क्या करेगा। हम लोग खुद घर में ही कर सकते हैं, बहुत हम लोग समझदार है, तो समझदारी से काम चलाओ थोड़ा, ठीक है ना। तो अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो उसको अप्लाई करो और दिमाग लगाओ, और जितना हो सके पानी को इफेक्टिवली यूज करो, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।